एक बार की बात है, भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए निकले। वो सबको अपनी खीर बनाने को कहते हुए जा रहे थे। मेरे पास ही दूध और चावल है, कोई मेरे लिए क्या खीर बना देगा? ऐसे ही वो कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया और तो कुछ लोगों ने उनका मजाक भी बनाया। अरे ये बालक तो नासमझ सा दिखाई पड़ता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। देखो ना, एक चम्मच में दूध लेकर और एक हाथ में चावल लेकर घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? ऐसे ही वो एक गांव से दूसरे गांव घूमने लगा, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। सुबह से शाम होने को आ गई थी। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उस बालक को देखा। वो औरत बहुत ही अच्छे दिल की थी। उसने कहा, लाओ बेटा, मुझे दो सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। ठीक है माई, आप बर्तन ले आओ। बुढ़िया घर के अंदर गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई, पर बालक ने कहा, नहीं अम्मा, इस कटोरी से क्या होगा, बड़ा बर्तन लाओ। लेकिन बेटे, इस कटोरी में तो ये आ जाएगा। नहीं आएगा, आप बड़ा बर्तन लेकर आओ, सबसे बड़ा बर्तन। वो बुढ़िया घर के अंदर गई और सबसे बड़ा भगोना लेकर वो बालक के सामने आई। उस बालक ने उसमें एक एक करके चावल और दूध डाल दिया और उस भगोने को चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। उसने सोचा बच्चे का दिल क्या तोड़ना, इसलिए उसने उसके कहे अनुसार काम किया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। उस बालक की दी चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तभी वो बालक कहता है, माई, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद खीर खाऊंगा, तब तक तुम खीर बनाओ। उस बूढ़ी औरत ने भी पूरे दिल से खीर बनाई। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी उस खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी बालक रूप में वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो पहले ही खीर खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो उसने बोला, माई, मैंने तो तभी खीर खा ली थी जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खा ली थी, तभी मेरा पेट भर गया था। पर बेटे, यहाँ तो बहुत सारी खीर बची हुई है, मैं इसका क्या करूँ? बूढ़ी माई, तुम ये खीर नगर में बांट दो और लोगों को खिलाओ, और जो खाली बर्तन होगा उसे घर के दरवाजे पर रख देना। ऐसा कहकर वो बालक वहाँ से चला गया। उस बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। उसने गांव के सभी लोगों को खीर की दावत दी, पर उसके बाद भी उस भगोने में से खीर खत्म नहीं हुई। उसमें अभी भी खीर बची हुई थी। अभी भी इसमें खीर बची हुई है, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, उस बालक ने बताया था, वही करती हूँ। बूढ़ी माई ने वो आधा खाली भगोना घर के मेन दरवाजे पर रख दिया और फिर सो गई। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवरातों से भरा हुआ मिला। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। गणपति बप्पा मोरया। बुढ़िया ने गांव में गणेश जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया और वो लोगों की मदद भी किया करती। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ, अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है
इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपनी नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसला कर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम 1 गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था
और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे? क्या क्या करेंगे भगवान इसमें? किसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियां आने लगे, कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं, मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हरिया बोलता है, चलो हम मनाली चले। तो कालू कहता है, मनाली क्यों जाना है? कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे।
चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है। पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। ग्वालियर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी। वो बहुत मेहनत और तेज दिमाग की चिड़िया थी। वो शहर में बहुत से बिजनेस को समझने के बाद खिलौने बेचने की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के खिलौनों को बेचा करती थी। एक दिन गांव का प्रधान कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली चिड़िया के साथ पीलू की दुकान में आता है। पीलू, हमने तुम्हारे खिलौने के बारे में बहुत सुने हैं। हमें कुछ इम्पोर्टेड खिलौने दिखाओ। हम कालू की दुकान में गए थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। 10 दिन बाद हमारे घर में हमारी पोती की बर्थडे पार्टी है। रिटर्न गिफ्ट के लिए 50 खिलौने चाहिए और हमारी पोती के लिए सबसे अच्छा खिलौना उसे गिफ्ट के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता, खिलौना बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कड़क सर। बबली मैडम जी, मैं आपको खिलौने दिखाती हूँ। आप जो पसंद करोगे उसका ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद पीलू उन्हें बहुत से खिलौने दिखाती है। कड़क और बबली उससे बहुत खुश होते हैं और बड़ा सा ऑर्डर और एडवांस देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कालू जल उठता है। उसकी पीलू की दुकान के सामने ही खिलौने की दुकान थी। ये कल की लड़की पीलू की दुकान पर कड़क सेठ इतना बड़ा ऑर्डर करके गया है, इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ कर कचरे का ढेर बना दो। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान जाती है। ये क्या हो गया है? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजड़ गई है। कौन आया था मेरी दुकान को तहस नहस करने के लिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं इस नुकसान को कैसे झेलूंगी? कड़क सेठ का इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगी? पीलू को रोता हुआ देखकर
हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से अपने खिलौने की दुकान शुरू करके इतना अच्छा ऑर्डर ले सकती हो तो इस मुसीबत से भी बचकर निकल सकती हो। लेकिन काका, इस नुकसान के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कड़क सेठ का ऑर्डर पूरा कर सकूं, और खिलौना बनाने की मशीन तो है नहीं कि खिलौने बना लूं। बेटी, मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री का मालिक था, अब वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर तुम उस फैक्ट्री का इस्तेमाल खिलौना बनाने में कर सको तो। पीलू को हरिया अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले ये फैक्ट्री चलाता था, लेकिन मेरी उम्र होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ कर लो। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद पीलू उन मशीन के साथ खिलौना बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। आपका बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है और अब मैं कड़क सेठ और बबली मैडम का ऑर्डर पूरा कर सकूंगी। लेकिन कालू फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है और वो उसकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही कालू उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लेकर घुसता है, उस पर पानी की बारिश हो जाती है और जोर जोर से सायरन बज उठता है। कालू, तुम मेरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने ही मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए थे। कालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कड़क सेठ के आदमी उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। कड़क सेठ अपनी पोती के खिलौने की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लाए थे कि अब कोई फिर से मेरी दुकान में हमला करके खिलौनों को नुकसान न पहुंचा पाए। इस तरह से पीलू खिलौनों की मशीन के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब होती है। पीलू खिलौनों की मशीन से खुद से खिलौने बनाने लगती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है। मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा, जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है। आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी? तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है, जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे।
नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी। ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है
इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू, आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो। तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है।